नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आपको आपके जीवन में पछताना ना पड़े, इसलिए इस कहानी को अत्यंत धैर्यपूर्वक पूरे अंत तक सुनें। ये कहानी आपको आपके जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की ओर। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो सबके गुनाहों का फैसला करने वाला एक हाई कोर्ट का जज अपनी ही पत्नी को तलाक देने के लिए मजबूर हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मेरी जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे होंगे। शाम को मोबाइल बजा, उठाया तो उधर से रोने की आवाज। मैंने शांत कराया और पूछा कि भाभी जी, आखिर क्या हुआ? उधर से आवाज आई, आप कहाँ पर हैं और कितनी देर में आ सकते हैं? मैंने कहा, आप परेशानी बताइए। और भाई साहब कहाँ हैं? माताजी किधर हैं? आखिर हुआ क्या है? लेकिन उधर से केवल एक ही रट आ रही थी कि आप आ जाइए, आप आ जाइए। मैंने आश्वासन दिया कि मुझे आने में कम से कम 1 घंटा लग सकता है और मैंने जल्दी से अपना काम खत्म किया और जैसे तैसे मैं वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर देखा तो भाई साहब, जो कि हमारे मित्र जज साहब हैं, वो सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है, 9 साल की बेटी भी कुछ नहीं कह पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा, आखिर बात क्या है? भाई साहब कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे, बस गुमसुम बैठे हुए थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के पेपर करा के लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहले तो मुझे लगा शायद ये मजाक है, कुछ नोक झोंक हो गई होगी, इसीलिए शायद सभी लोग परेशान हैं। लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर हैं? बच्चों ने बताया, पापा उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्धाश्रम में शिफ्ट कराए हैं। तब जाकर मुझे कुछ माजरा समझ में आया। फिर मैंने घर के नौकर को बुलाकर कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर बाद चाय आई। मैंने भाई साहब को बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, लेकिन उन्होंने नहीं पी और कुछ ही देर में वो एक मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में उनके लिए इतनी मुसीबतें हो गईं कि मेरी पत्नी, तुम्हारी भाभी जी, ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना ही मेरे बच्चे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट के आने के बाद माँ खूब रोती थी और नौकर तक भी अपनी मनमानी से व्यवहार करते थे। और माँ ने 10 दिन पहले मुझे बोला, बेटा तू मुझे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दे। मैंने बहुत कोशिशें की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब पापा की मृत्यु हो गई थी। दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ कभी दूसरों के घरों में काम करते वक्त भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी, और उस माँ को मैं आज ओल्ड एज होम में शिफ्ट करके आया हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं अपनी माँ के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ, जो उसने केवल मेरे लिए उठाए। मुझे आज भी याद है, जब मैं 10th की परीक्षा में अपीयर होने वाला था, माँ मेरे साथ रात भर बैठी रहती। एक बार माँ को बहुत फीवर हुआ, मैं तभी स्कूल से आया था, उसका शरीर गर्म तप रहा था। मैंने कहा, माँ तुझे फीवर है? हंसते हुए बोली, अभी खाना बना रही थी इसलिए गर्म होगा। लोगों से उधार मांगकर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में LLB तक पढ़ाया और मुझे तो ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी कि कहीं मेरा टाइम खराब ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और बोले, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे? हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए हैं जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ? आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ लग रही है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बिना बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूंगा। कम से कम मैं माँ के साथ तो रह सकता हूँ, और अगर इतना सब कुछ करके माँ आश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज्यादा रो रहे थे। जितना बोलते भाई साहब, जितना बोलते और उससे ज्यादा रो रहे थे। और बातें करते करते रात के 12:30 बज गए। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा।
उनके चेहरे के भाव भी प्रायश्चित और ग्लानि से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग नोएडा जाएंगे। भाभी जी और बच्चे, हम सारे लोग नोएडा पहुंचे। नोएडा पहुंचते पहुंचते रात के 2:30 बज चुके थे। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर गेट खुला। भाई साहब ने उस गेट कीपर के पैर पकड़ लिए और बोले, मेरी माँ है, मैं उसको लेने आया हूँ। चौकीदार ने कहा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं जज हूँ। उस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं तब तो आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए, औरों के साथ न्याय क्या करते होंगे साहब? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वह अंदर चला गया। अंदर से एक महिला आई जो वार्डन थी। उसने बड़े तीखे लहजे में कहा, 2:30 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं मार तो नहीं देंगे बुढ़िया को? मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? मैंने सिस्टर से कहा, ये लोग बहुत बड़े पश्चाताप में जी रहे हैं। अंत में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे में जो दृश्य था उसको कहने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। केवल एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है और वो भी माँ जी के बगल में, जैसे किसी बच्चे को सुला रखा है। और माँ जी ने जब मुझे देखा तो उनको लगा कि बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे को पकड़कर बहुत तेज रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जागकर बाहर तक ही आ गए। उनकी भी आंखें नम थीं। कुछ समय के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे आश्रम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग आश्रम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस आशा से देख रहे थे कि शायद उनको भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी शांत रहे, लेकिन भाई साहब और माता जी एक दूसरे की भावनाओं को अपने पुराने रिश्ते पर बिठा रहे थे। घर आते आते करीब सुबह के 5 बज गए थे। भाभी जी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ चुकी थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और दृश्य घूमते रहे। दोस्तों, माँ केवल माँ नहीं होती, पिता केवल पिता नहीं होता। ये आपसे दूर रहकर भी, बिछुड़कर भी सदैव आपका ही हित सोचेंगे। उनको मरने से पहले ना मारें। माँ बाप हमारी ताकत हैं, उन्हें बेघर बेसहारा ना होने दें। अगर वह कमजोर हो गए तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमजोर हो जाएगी। बिना रीढ़ का समाज कैसा होता है किसी से छुपा नहीं है। अगर आपके भी परिवार में कभी भी कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो तो उस बात को प्रभावी ढंग से समझाएं। कुछ भी करें, लेकिन हमारे जन्मदाताओं को बेसहारा बेघर ना होने दें। अगर माँ बाप की आंखों से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई जन्मों तक रहेगा। यकीन मानना, सब होगा तुम्हारे पास, पर सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल और पिता के साये तले होता है। माँ के उस आंचल को बिखरने मत देना, पिता के उस साये को ओझल मत होने देना। दोस्तों, मैं इस कहानी को यहीं खत्म करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही कहानियां आगे सुनने को मिलती रहें। और लाइक करें, शेयर करें।